आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, सुबह की नमस्कार। जय जय श्री राम, जय श्री राधे। आज अभी मैं आप सभी को उस विषय पर लेकर जाऊंगा जो मैंने कल उठाया था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिकता क्या है। उसके आधार पर मैंने आपको जो भी समझाया, जो भी बताया, वह क्वांटम की थ्योरी के अनुसार भी समझा दिया। और प्रत्येक जो महत्वपूर्ण विषयों के माध्यम से मैंने आप सभी को यह समझाया कि हमारी सभ्यता, संस्कृति कितनी वैज्ञानिक है और कितने वर्षों पूर्व से, कितने हजार वर्षों पूर्व से वैज्ञानिक है। और जिनको हम वैज्ञानिक का दर्जा दे रहे हैं आज के युग में, आधुनिक काल में, और उनकी भाषा को एडॉप्ट कर रहे हैं, उस भाषा का उद्भव हमारी भाषा से ही हुआ, यह भी मैंने आपको बताया। अब मैं इसी चर्चा को, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है, समय इतना है नहीं। और शाम को मैं आपको ये जो गठबंधन बना है, यह किस लिए बना है, इसके सभी विषयों पर सभी को बताऊंगा कि गठबंधन का आधार क्या है। ये एक दूसरे को बचाने के समझौते के आधार पर बना हुआ है। ये सांप्रदायिक आधार पर नहीं बना हुआ। सांप्रदायिक आधार पर यह इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये लोग एक दूसरे को बचाने के लिए यह गठबंधन बना है। और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको रात को जब लाइव आऊंगा, जब बताऊंगा। अब मैं आपको उस विषय पर लेके चलता हूं जहां मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक भी हमारी भाषा ज्यादा है। और बाकायदा एक वैज्ञानिक ने तो लिखा भी है कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं का मूल है। अब इतनी वैज्ञानिकता होने के बाद भी हमारी भाषा व्यवस्थित सबसे ज्यादा, हमारी भाषा वैज्ञानिक सबसे ज्यादा। अब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, हमारी भाषा वैज्ञानिक है और व्यवस्थित है, तो अब क्या करें। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब क्या करना है। अगर वो मुझे सुने तो मैं उनको बताऊंगा अब क्या करें। कुछ लोग जो लेफ्टी होते हैं, लेफ्ट हैंड से जो लिखते हैं, यानी बायां हाथ से जो लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से इतिहास लिखने वाले जो लोग हैं, उनका एक विशेष मानसिकता होती है। वो कहते हैं कि ये सब था परंतु अब आगे, यानी कि डाइवर्जन करते हैं। लेफ्ट का मतलब हुआ एक तरीके से लेफ्ट लिबरल, मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से जो नकारात्मक लोग हैं वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि अब इससे क्या आगे क्या। तो अब मैं उनको बता दूं, और अपने बच्चों को भी मैं बता रहा हूं कि बच्चे जो उस ओर चले जा रहे हैं, और वो भी तीव्र गति से, जिस ओर सर्वनाश है, जहां कुछ है ही नहीं, जहां सिर्फ लाइटिंग्स है, जहां केवल चमक धमक है, प्रकाश है, वहां केवल और केवल हमारे सुखों के अलावा, वो भी सुख वो जिनको हम सुख मानकर बैठे हैं, हमारे अनुसार जो सुख है, जबकि वो सुख नहीं है, उनकी तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। तो अब मैं उनको बताऊंगा। आप सभी आगे सुनिए, आगे बताने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, आने वाला जो टाइम है, यदि हमारे बच्चे इस बात पर रिसर्च करें, आज सारी टेक्नोलॉजी डिजिटल फॉर्म में है, सब जानते हैं इस बात को। और जो डिजिटल
टेक्नोलॉजी बाइनरी सेटअप पर चलती है, वो क्या है 0101। अब जो 0101 पर चलती है तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें मात्रा पाई नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसके डिस्क्रीट नंबर्स हैं ABCD, इट इज वेरी सुटेबल ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। पर क्या हमारे बच्चे इस बात को समझेंगे? और आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहा है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा ता जिंदगी? तो जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पर रहेगी तो टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ेगी, जब क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द इमर्जिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज वॉइस कमांड। यानी कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इमर्ज होगी, ऊपर की तरफ आएगी और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो वह वॉइस कमांड के विषय में हमें सर्वप्रथम वॉइस कमांड के विषय में हमारे पास आएगा। अब उसकी शुरुआत हो भी गई है। अब आपने देखा है कि मोबाइल पर बोलते हैं तो वो टाइप हो जाता है। ये मैंने पहले आपको वॉइस कंप्यूटर के माध्यम से भी बोलने का प्रयास किया था, परंतु मैं पूरा नहीं बोल कर पाया था। लेकिन अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हमारा जो आगे का भविष्य है, उसमें बच्चों के लिए क्या क्या हो सकता है। आजकल मोबाइल में टेक्नोलॉजी है कि हम जो बोलते हैं वही वह लिख देता है। अब ज्यों ज्यों वॉइस कमांड की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही फोनेटिक्स का इंपोर्टेंस बढ़ेगा। सीधी सी बात है। उसकी जो उसकी सोनोजेटिक रिसर्च होगी, उसके साथ साथ उसके जो अकाउंट स्टिक, उसके जितने भी अकाउंट स्टिक इफेक्ट्स हैं, उस पर रिसर्च होगी। और ज्यों ज्यों हम आने वाले समय में बढ़ते चले जाएंगे, वो सारी भाषाएं, उनके स्वर अधिक वैज्ञानिक हैं, अधिक प्रभावी हैं। उन भाषाओं के लिए सुनहरा अवसर है। हमारी भाषा के जितने भी स्वर हैं, जितनी वैज्ञानिकता हमारी भाषाओं के अंदर है, तो उनके लिए सुनहरा एक अवसर है भविष्य में आगे अपने को स्थापित करने के लिए। और देखिए, हमारे यहां तो माना गया है कि संपूर्ण भाषाओं के अंदर छंद हैं। जितनी भी भाषाएं हैं हमारी भारत की, उनके अंदर, संपूर्ण भाषाओं के अंदर छंद हैं एवं तरंगे हैं। और उन तरंगियों तक हम पहुंचेंगे सोनोग्राफिक रिसर्च के माध्यम से ही। तो हमारे यहां जो प्रत्येक चीज में जो मंत्र का महत्व माना जाता है, तो आप समझिए, यदि आने वाले टाइम में हम यदि रिसर्च करें और उनके आने वाले 10 या 15 साल बाद, यानी कि अब से आने वाले 10 या 15 साल बाद कोई क्लिनिकल यह बच्चा या कोई भी हमारे देश का यह प्रूव कर दे कि अनुष्टुप छंद में आदित्य हृदय स्रोत को जाप करने से हार्ट में इतना पॉजिटिव प्रभाव आता है, तो हमें दुनिया से यह जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अमुक भाषा को सीखो। जब हम इस विषय को समझा देंगे कि अनुष्टुप छंद के, मैं आदित्य हृदय स्रोत द्वारा बोल रहा हूं, अनुष्टुप छंद में आदित्य हृदय स्रोत को जाप करने से हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। यदि इसको कोई क्लिनिकल प्रूव कर देगा,
तो हमें दुनिया में किसी को यह जरूरत नहीं पड़ती, बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि अमुक भाषा सीखो। देखिए, इस समय जो दीवानगी है, जिन भी भाषाओं के प्रति दीवानगी है, जिनके लोग आकर्षण के केंद्र मान रहे हैं, विदेशी भाषाओं की ओर आकर्षित होते चले जा रहे हैं, उससे अधिक दीवानगी ना दिखने लगे आने वाले समय में, तो आप कहना कि मैं कोई बात कह रहा हूं। क्योंकि आधार क्या है? आधार क्या है इसका? आधार यह है कि जिन लोगों ने ओरिजिन किया, जिन लोगों ने यहां से लिया, जब वो इतने प्रचलित हो गए, जब हम और अंदर जाएंगे, मैंने आपसे कहा ना, अभी तो कुछ भी खोज नहीं हुई, 0.1% भी नहीं गए हम। अगर यदि हम और सोनोग्राफी को उसको डिस्कवरी करेंगे, खोज करते चले जाएंगे, तो हम तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास तो इतना स्कोप है। अब एक बात सोचिए कि हमारे मन में एक और बात भर दी जाती है, बच्चों के मन में, प्रत्येक मन में, और इसको समझना, बच्चों के लिए ही मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां तो ऐसा था। अब समझना, तो सभी समझ लो इस बात को, तो लेकिन बच्चे इंपॉर्टेंट रूप से समझना। जो बच्चे ये समझते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा या वैज्ञानिक भाषा, या जिन लोगों ने अपनी चोटी रख रखी है, जो ब्राह्मण के वेश में होते हैं, उनको एक तरीके से आज भी एक यह समझा जाता है कि ये तो बहुत निम्न स्तर के हैं, इनको तो पूजा पाठ करनी है, इनको दक्षिणा देनी है, समाप्त। लेकिन जब उसकी गहराई में उतरोगे ना, जब पता लगेगा कि पूरी दुनिया ही वहां से आई है, वहीं से चल रही है। हमारे मन में ऐसा भर दिया गया है, ऐसा भर, पूरी प्री प्लानिंग के साथ में सारा कार्य हो रहा है। और हमारे यहां क्या बोला था उन्होंने, क्या बोलते हैं, क्या बोला उन्होंने कि हमारे यहां पे जो लोग थे पूर्व में, प्राचीन काल में, वो बोलना नहीं जानते थे। अब आप बताइए, जहां पर गुरु शिष्य परंपरा में आगे ले जाते थे, जब जो लोग, जो गुरु थे, वो अपने शिष्यों को गुरु शिष्य परंपरा में आगे ले जाकर दीक्षित करते थे। अब ये बताइए, जिन लोगों ने खगोलीय गणनाएं कर दी, अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं कि भगवान राम के जन्म के ग्रह नक्षत्र को प्लेटिनम सॉफ्टवेयर में डालिए तो 1714 ईयर्स बिफोर, 1714 ईयर्स बिफोर का समय निकल के सामने आएगा, एग्जैक्ट। अब आप बताइए कि इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और आयुर्वेद, अंकगणित, उपनिषद जैसा ज्ञान, और वो भी इतने वृद्ध स्तर पर हमने दिया, तो क्या वो लोग लिखना नहीं जानते थे? यदि इस बात को कोई कहे, क्या ये तर्कसंगत है? लगती है कि ये तर्कसंगत बात? अगर कोई ये कहे तो मैं तो कहूंगा कि पूर्ण रूप से अतार्किक है, और यदि इसको कोई कहता है तो ये पूर्ण रूप से मूर्खतापूर्ण है, और यदि मैं उसको पागल भी कह दूं, पागल की संज्ञा भी दे दूं, तो अतिशयोक्ति न होगी। वास्तविकता यह है कि सच्चाई हम समझने का प्रयास नहीं करते। वास्तविकता यह है, वो लिखना नहीं जानते थे, नहीं, वो लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि विद्या का स्वरूप दूसरा था। जैसे आज आप कहते हैं कि आज की भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं इसको, वो जो हमारे लिए कह रहे थे ना, क्या नाम, लिखना नहीं जानते थे, वो लिखना जानते नहीं थे, लिखना जानते नहीं थे, वो मतलब लिखने की उनकी इच्छा नहीं थी, वो लिखना चाहते ही नहीं थे। वो जानते सब कुछ थे, वो चाहते नहीं थे, क्योंकि उस समय विद्या का स्वरूप दूसरा था। अब मैं इसको आज के वैज्ञानिकता के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, हार्ड कॉपी है,
कोई कहे हमसे कि हार्ड कॉपी भेजो या सॉफ्ट कॉपी भेजो, तो हार्ड कॉपी का मतलब हुआ पेपर और सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या हुआ, मोबाइल में ट्रांसफर कर दें। तो पहले क्या होता था, हार्ड कॉपी एक पेपर हुआ और सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में हमने ट्रांसफर कर दिया, वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। तो पहले क्या होता था, एक दौर में जब हम ताम्र पत्र के ऊपर लिख दिया जाता था तो वह हार्ड कॉपी थी, फिर भोजपत्र सॉफ्ट कॉपी हो गई, फिर भोजपत्र हार्ड कॉपी हुई और पेपर सॉफ्ट कॉपी हो गया। देखना समझना, ऊपर से नीचे आ रहा हूं मैं कि ताम्रपत्र से लेकर भोजपत्र से लेकर पेपर से लेकर हम कहां जा रहे हैं, कागज पर। अब कागज हार्ड कॉपी हो गया, ये डिजिटल जो है अब वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। अगला चरण क्या होगा, अब बताइए क्या हो सकता है। स्वयं भी इस बात का चिंतन करने का प्रयास कीजिए। मैं अपने बच्चों से हमेशा यही कहता हूं कि किसी भी बात को एक्सेप्ट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी चिंतन मनन, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। अब मैं आगे के विषय में बता सकता हूं कि क्या हो सकता है। जो डिवाइस के अंदर ट्रांसफर्ड है वो क्या हो जाएगी आगे चल के, हार्ड कॉपी। और जो माइंड में, माइंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो सॉफ्ट कॉपी। और उसके पीछे एक कारण है, देखिए आपको समझिए इस बात को, हमारा कितना जबरदस्त हमारा इतिहास, हमारी कितनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कृत, हिंदी, कितनी वैज्ञानिकता है इनके अंदर। उन्होंने कह दिया लिखना नहीं जानते थे, अरे वो लिखना क्या, वो तो सब कुछ जानते थे भाई। जिन्होंने अंक गणित तक दे दिया, जिन्होंने सारी रचनाएं करके छोड़ दी, वो लिखना नहीं जानते थे। मूर्खतापूर्ण, क्या पागलपन है। खगोलीय गणनाएं कर दी, ट्रिगोनोमेट्री, क्या नाम है, त्रिकोणमिति जितनी भी है, इन सब का उन्होंने पूरा का पूरा विस्तार कर दिया। वो लिखना नहीं जानते थे, वो लिखना चाहते नहीं थे। अब देखिए मैं कहता है जैसे आप किसी से कहें, अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो अब क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी, अब लेटेस्ट क्या होगा आगे भविष्य में, कि अब जो मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाएगी हार्ड कॉपी, एंड माइंड टू माइंड ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर है, वो हो जाएगी सॉफ्ट कॉपी। अब मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे आप किसी से कहें कि आप संस्कृत का राग आप किसी को लिखकर समझा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस बात में मनन करना कि क्या संस्कृत का राग आप किसी को लिखकर समझा सकते हैं? नहीं। अब मैं पुनः वहीं आ रहा हूं, भाषाओं के अंदर जिनके अंदर वैज्ञानिकता और ध्वन्यात्मकता है, तो ध्वन्यात्मकता बोलकर ही बताई जा सकती है। मेरे कहने का अर्थ है जिन भाषाओं के अंदर वैज्ञानिकता और ध्वन्यात्मकता है, जैसे हमारी संस्कृत भाषा है, उसके जितने भी राग हैं उनको केवल और केवल बोलकर ही बताया जा सकता है, लिखकर नहीं बताया जा सकता। और एक बात और आप सोचिए कि हम बोलते हैं छोटी ई बड़ा और बड़ी ई, क्या इसको आप लिख के बता सकते हैं? लेकिन हम जब बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कौन सी ई का इस्तेमाल हुआ है यहां पे। समझने वाली बात है भाई, बहुत गहरी बात है, समझने का विषय है, समझने का प्रयत्न भी करो साथ साथ। और मैं अपने बच्चों को तो इंपॉर्टेंट रूप से कह रहा हूं, जो बच्चे हैं बेटे एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अंग्रेजी सीखो, इंग्लिश वो सब आना चाहिए, परंतु जब इसको भी ग्रहण करो कि हम किस धरती पर पैदा, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म मिला है। जब हम छोटी ई और बड़ी ई को नहीं लिखकर समझा सकते, केवल बोलकर ही उसको समझाया जा सकता, वो समझेगा अगला आदमी। मैं ऐसे अगर बोलूं दही तो अपने आप समझ जाएगा बड़ी ई है,
और मैं वो बोलूं किसी, तो वो कहेगा पहली कै में छोटी ई है और 6 में बड़ी ई है अगले में। नॉर्मल सी बात है। इसी प्रकार हमारे यहां हर मंत्र का एक लय है, हर चीज एक छंद में लिखी गई है। वैदिक गणित के अनुसार जो हमारा वैदिक गणित है, उसके जितने भी श्लोक हैं, उनको भी अगर हम ध्यान से अध्ययन करेंगे या किसी से पूछेंगे, किसी संस्कृत के ज्ञाता से, तो वह बताएगा कि वो भी छंदों में ही लिखे गए हैं। और छंदों को केवल बोलकर बताया जा सकता है, लिखकर नहीं बताया जा सकता। जैसा आप सभी जानते हैं, अब वो ही आ गया, फिर मैं याद नहीं है मुझे, वो शिव तांडव स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है, विख्यात है, सभी लोग जानते भी हैं। तो यदि आप कहें, कभी इस बात पर ध्यान दें, और कोई आपसे कहे कि इसके अंदर जो एक रिदिम है, इसके अंदर जो एक रिदिम है, देखिए मुझे थोड़ा याद नहीं है ये तांडव श्लोक, पर मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी। जैसे लिखा था, जटा टवी जलत ज्वलत प्रवाह पाद दस्तते लंब लंबिलाम भुजंग नालिनो, और उससे आगे क्या, डमड 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 निषाद भस्म चक्र चंद्र तांडवम वह तुनो तन शिवम शिवम। अब बताइए मुझे, क्या डमड 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 को कोई लिख के समझा सकता है? मैं पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं इस बात को, कि यदि कोई आपको कहे डमड 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 विनाद वंड वरियम, यदि इसको लिखकर समझा सकता है? नहीं समझा सकता। तो साइंस अब जाकर वहां तक पहुंची है। अभी लेटेस्ट एक थ्योरी आई है, मैं आपको उसके विषय में बता रहा हूं, कि आफ्टर जो हिग्स बोसॉन हुए हैं, उसके बाद में एक थ्योरी आने लगी है। आपने सुना होगा कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है, उनकी स्ट्रिंग थ्योरी, वो कहती है कि सब कुछ वेव्स है, और पार्टिकुलर क्या है, जहां पर दो वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होता है, वहां पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी बन जाती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, पार्टिकल जब वहां पर एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन गई, तो वो क्या करती है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगती है। और अब सुनिए आप, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, हमारे यहां तो सदा से ही यह कहा गया है कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक लय के कारण अस्तित्व में है, केवल और केवल लय के कारण अस्तित्व में है। डूम की जो हिंदी है या संस्कृत है या भारतीय भाषा में क्या कहा गया है, प्रलय, लय समाप्त, प्रलय। प्रलय का मतलब हुआ लय समाप्त हो गई, प्रलय आ गई, यानी कि अस्तित्व खत्म, अस्तित्व समाप्त, और लय आ गई, तो फिर से क्या नाम है, ये सृष्टि का अस्तित्व फिर से अस्तित्व में आ गया। प्रलय पर क्या हुआ, अस्तित्व समाप्त, और लय पर अस्तित्व पुनः जनरेट। तो हमारे यहां तो पहले से ही लय का है, यानी कि तरंगे पहले से ही है, ये वेव्स। अब जब भगवान शिव अब लय क्या है, अब देखिए, इसलिए हम कहते हैं ना, सृजन भी लय है, लय से ही होता है। और जब शिव तांडव करते हैं, शिव
वो जो तांडव करते हैं वो भी एक लय में ही करते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स से या आयुर्वेद के श्लोक हो या सब के सब, ये सब लय में है। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना है, समझना आपको है, मेरा काम बताना है। बस मेरे साथ में प्रॉब्लम एक है सबसे बड़ी, कि मैं अब अध्ययन नहीं कर पाता, परंतु मुझे जितना है मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप इसको सुनोगे, अनुकरण करो, करना ना करना ये वो आपके ऊपर है, परंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अब ज्यादा न बोल पाता, ना ज्यादा इतना कोई अध्ययन नहीं कर पाता। नहीं तो मैं एक चीज को इतना गहराई से समझा देता। कल जो फिजिक्स वाला था उसमें मुझे संतुष्टि नहीं हुई, उसको मैं दोबारा बताऊंगा। क्योंकि इसलिए संतुष्टि नहीं हुई, क्वांटम की जो थ्योरी थी, मैंने वेव और पार्टिकल आपको बताया, परंतु मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि आपकी समझ में नहीं आया, अभी तक भी मुझे ऐसा लग रहा है। आज जो बताइए मैं निश्चित रूप से कहता हूं वो समझ में आ गया, लेकिन कल जो क्वांटम की थ्योरी थी वो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स थी। अब फिजिक्स जो है वो एक टिपिकल वो है, क्या नाम है, सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, तो उसको सबको समझाने के लिए तो मुझे उसका और भी इजी उसमें करना पड़ेगा कन्वर्जन, जब जाके आप उसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। और एक मैं आपको और बात बताऊं कि ये जो यहाँ की साइंस है ना वही टिपिकल है हमारे वेदों, संस्कृत की, वेदों की, और वो जो साइंस है ना शास्त्रों की, वो टिपिकल नहीं है। वहां समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, वहां तो बस लिख दिया बस, परंतु हम मानते नहीं है ना। अब मैंने आपको पूरी की पूरी वैज्ञानिकता प्रमाण कर दी अपनी भाषाओं के विषय में। लय क्या है, प्रलय क्या है, जो आज खोज हो रही है वो हम तो पहले कर चुके हैं, कब के लाखों वर्ष पूर्व। कभी ध्यान दो ना इन बातों पे। और वो हमारे लिए कहते हैं कि हम लिखना नहीं जानते थे। मूर्खतापूर्ण बात बताओ। और हम क्या है, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, हम लिखना नहीं जानते थे। जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं की, इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं की, वो लिखना नहीं जानते थे। क्या भाई लॉजिकल बात है। और मान लेते हैं हम तो सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हम कुछ तर्क करना नहीं चाहते ना। हम तो अपने आप को बहुत समझते हैं, हम तो बहुत निम्न स्तर के हैं, भारत में पैदा हुए हैं। आज के जो लोग हैं वो समझते हैं हम तो बहुत नीचे स्तर के हैं। भाई स्तर ही हमारे यहां से शुरू हुआ है, ओरिजिन ही हमारे यहां से है। आज यदि कोई ब्राह्मण गुरुकुल में कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, अरे ये बेवकूफ है, क्या करेगा जिंदगी में। बस करना होना चाहिए भाई। जिसने कर लिया, क्या कर लिया भाई, क्या कर लिया, मान लो क्या प्राप्त कर लिया, करने के बाद में क्या लिया, किसको क्या मानते हैं आप, सामाजिक दृष्टिकोण क्या है मतलब करने का। बस यही तो गलत है। जो मन में गलत भावना हमारे में इतनी बुरी तरीके से भरी हुई है कि जो कुछ है वो बाहर का दिखावा सब कुछ है। जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे, मैं ये नहीं कहता बाहर का दिखावा आवश्यक है, परंतु हम ये कहें वो सब कुछ है, गलत। अगर इसी आधार पर चलते रहेंगे तो एक दिन हमारे जो धरती है उस पर गुरु और शिष्य की जो परंपरा अभी थोड़ी बहुत बची है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। बच्चों को, कोई भी अपने बच्चों को इस विषय में जानकारी देने का ना तो प्रयत्न करता है और बोल और देते हैं, भाई तू क्या, अभी तेरी उम्र है क्या, कमाल है भाई, कौन सी उम्र होगी। और गुरु नानक जी ने कहा लाज मरे जो नाम न जापे, यानी जवानी के लिए कहा और जो जवानी नाम न जपे वो लाज मरे, गुरु नानक जी ने। समझने का प्रयत्न कीजिए एक चीज को। और बच्चों से मैं खास तौर से कहता हूं, बेटा सब कुछ करो, मुझे कोई, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैंने क्या नाम है कि मैंने कुछ अपने जीवन में कुछ किसी भी चीज में ब्रेक लगाया हो, परंतु मैंने ये भी जरूर साथ साथ में भगवान की कृपा मेरे ऊपर रही
मैं उसका बहुत बहुत भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद, अपने गुरु जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रही। और आज मैं अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली समझ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मतलब ये सब जो चीजें हैं बाहर की, ये तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, ये तो मैंने सब कुछ करके मैंने ओवर हो गई, और जितना है ठीक है, लेकिन मुझे जो ये जो थोड़ा बहुत भगवान ने ज्ञान दिया मुझे, इसका मुझे उसके लिए मैं दंडवत प्रणाम कई बार शुक्रिया अदा करता हूं। अभी तो कोई हमारे बच्चे यही नहीं जानते, संस्कृत भाषा तो लुप्त होती जा रही है, पढ़ाई में ही नहीं है संस्कृत भाषा, तो दुख की बात है। जबकि संस्कृत भाषा को मैं तो, मुझे जो भी पार्टी ने वो दी है जिम्मेदारी, अपने पद जो भी है अपने अनुसार, तो मैं अवश्य लिखूंगा कि संस्कृत भाषा की अनिवार्यता अवश्य की जाए। प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा, सबको लिखूंगा, क्योंकि यदि हम इससे दूर हो गए, हमारे जो बच्चे हैं इससे दूर हो गए, और देखिए अब के कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसा ही होगा। अब जो मेन मुख्य चीजें थी, जो मतलब ऐसी चीजें थी, वो गवर्नमेंट मतलब बीजेपी ने वो सब उन विषयों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। अब क्या है कि ये जो गठबंधन है, ये कूड़ा इकट्ठा हो गया, अब इसका जो इंतजाम हो जाएगा साल 2 साल में। अब क्या है, अब वो निश्चित रूप से अब वो अपने सामाजिक गठन, सामाजिक व्यवस्था और अपने बच्चों के अंदर, अपने बच्चों के फ्यूचर, यानी कि देश का युवा, उसका देश का भविष्य के विषय में अवश्य सोचकर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि संस्कृत को वो एक जरूरी सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तावित कर, उसको लागू कर देंगे देश में। ये मेरा खुद का विश्वास है, क्योंकि वो है ही इस तरह के सनातनी है, उनका तो मामला है ही अलग। अब का जो चरण होगा, एक तो गीता को वो मैंडेटरी करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऑफिशियल कोई चीज नहीं कह रहा, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। एक तो जरूर 101% वो भगवत गीता को अप्लाई करेंगे, उसमें विषयों में लेने की, अध्ययन करने की, और दूसरा वो अवश्य अप्लाई करेंगे कि प्रत्येक स्कूल में संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए। यह मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम संस्कृत से और अपनी गीता से, अपने रामायण से दूर होते चले गए तो विनाश निश्चित है। आज तक यदि किसी ने कुछ भी परिवर्तन किया है तो वो परिवर्तन केवल और केवल हमारी भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर ही हुआ है। न आप देख लीजिए इतिहास उठाकर, अगर परिवर्तन करने की क्षमता में कोई रहा है, जिसने युवाओं को एक अलग दिशा दी है, जिसने देश को एक अलग दिशा दी है, जिसने इतिहास को एक अलग दिशा दी है, वो अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से जुड़कर ही वो दे पाया। इतिहास उठा के देख लीजिए प्रत्येक को। यदि कोई आपको ऐसा मिल जाए कि उसने ये किया, परंतु वो हमारी भाषा से नहीं जुड़ा हुआ था, हमारी संस्कृति से नहीं, वेदों से नहीं जुड़ा हुआ था, गीता से नहीं जुड़ा हुआ था, तो मैं इस बात के लिए फिर मैं यहां पर बोलना छोड़ दूंगा। बदल लेने के लिए यही बेस है। और अब मैं अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से फिर एक बार पुनः कह रहा हूं कि ये जो अब कालखंड आने वाला है, इसमें संस्कृत भाषा और गीता का जो अध्ययन है वो प्रत्येक स्कूल में अवश्य, विद्यालय में लागू कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये मेरा विश्वास है। वो इस देश को बहुत कुछ दिया है अभी तक उन्होंने, और बहुत कुछ देंगे। उनको नहीं दिखाई देता जिनके रोजी रोटी खत्म हो गई है कि उन्होंने क्या दिया है। हमको दिखाई देता उन्होंने क्या दिया है। हमारे राम दिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है मेरे लिए कि हमारे राम दिए उन्होंने। अभी कुछ उसी दौरान कुछ लोग जो है राम के विषय में बोल रहे थे, मैंने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, भाई इस मंदिर पे जो कम से कम इस मंदिर पर वो ये मत करो इस तरह,
मंदिर, इस पे इसको वो मत बनाइए राजनीति, ये बन रहा है इसको बन जाने, इसको हो जाने दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा प्लीज। तो मेरे कहने का अर्थ है कि समीक्षा करनी होती है। मैंने क्या कहा था आपसे पहले, दिस अर्थ और या दिस यूनिवर्स इज ए कॉस्मिक यूनिट। अगर यहां पर कोई स्पंदन होता है तो यह नहीं है कि उसका असर केवल यहां के वातावरण पर ही होगा, वो कहां तक असर करेगा ये हम नहीं जानते, यूनिवर्स में कहां तक जाएगा हम नहीं जानते। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था शुरू में कि अगर यहां पे कोई हीटिंग हो रही है और कोई कहने लगे कैलिफोर्निया में वहां पे बर्फ पिघल रही है, तो पहले ही मजाक लगता था, लेकिन अब ये थ्योरी आ गई है तो अब सब इसको सच मानने लगे। तो यहां का स्पंदन यानी यहां की जो वो है हीट, एसी की हीट मान लो या किसी भी चीज की आग की हीट मान लो, वो कैलिफोर्निया में जाके बर्फ को पिघला रही है। तो यहां जो हम स्पंदन कर रहे हैं क्या वो पूरे कहां पे जाके असर कर रहा होगा, इस बात को हम क्या जानते हैं? यही तो जानना है बस। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बताया, क्यों आए इस धरती पर, क्या आवश्यकता थी उनकी भगवान को भेजने की? यही आवश्यकता थी कि हम जैसे मूर्खों को, हम जैसे पागलों को समझाएं, लेकिन हम फिर भी वहीं के वहीं रहे। आज मुझे बड़ा दुख होता है हमारे इतिहास से जिनका कोई लेना देना नहीं है। अकबर रोड, बाबर रोड, क्या मतलब है भाई? अकबर रोड बाबर कौन है साले हमारे? हमारा मतलब महाराणा प्रताप से है, हमारा लेना देना शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज से है। बाबर, अकबर, हुमायूं रोड, फलाना रोड, शर्म भी नहीं आती? मतलब कहां से कहां। अरे ठीक है अंग्रेज के नाम पे लिख देते। अब देखो इससे क्या स्पष्ट हो रहा, अब इसी बात की गहराई में अगर आप जाओगे कि हमने अंग्रेजों से तो स्वतंत्रता ली, छीनी, मतलब उनसे जैसे भी लिया, लेकिन नाम किसके किन पे रखा गया? हुमायूं, अकबर। ये क्या दिखा रहा है इसको सोचिएगा, मैं बताऊंगा ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये क्यों रखे गए हैं, मैं बताऊंगा इसके विषय में भी। लेकिन आप भी सोचने का प्रयास कीजिए। यदि लॉर्ड बैटन के नाम पर लगते हमें समझ में आता है लॉर्ड बैटन रोड, क्योंकि अंग्रेज थे उस समय लास्ट में। लेकिन अकबर, बाबर, फलाना ढिकाना उनके नाम पे क्यों है भाई? इसका मैं बताऊंगा क्यों है, कारण है इसके पीछे भी। अंग्रेज के नाम बहुत ही समझ में आती थी, ठीक है अंग्रेज थे उस टाइम लास्ट में, चलेगा। ये एक बात को 1% समझ में आने वाली बात हो सकती है, वैसे तो उनका भी कोई मतलब नहीं है, परंतु अगर नाम इन्होंने रखा तो, परंतु वहां जाके उससे भी 250 वर्ष पूर्व जाके वो हमारे कौन है भाई? ये जिसने नाम रखे वो ये बताएं कि इनका हमसे क्या लेना देना है। लेकिन जिसका लेना देना है उसके विषय में बताऊंगा आपको। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शाम को भैया भाई साहब मैं आप प्रयास करूंगा 9 बजे आऊंगा। ये गठबंधन का जो आधार है, ये गठबंधन क्या है, किन किन विचारधाराओं पर इनकी सहमति हुई है, किस किस प्रकार से कार्य कर रहा है, क्यों इसकी इन्होंने आवश्यकता समझी, ये मैं सब आपको बताऊंगा। वैसे ये कुछ इसकी ये कोई उसमें नहीं है, इसका महत्व कुछ नहीं है, परंतु मैं अपने बच्चों के लिए बताऊंगा, जानकारी अवश्य दूंगा कि इनका क्या आधार है, बेस क्या है इनका। कि जब कहते हैं गधे घोड़े जब सब एक हो गए, इनका बेस क्या है, जो एक दूसरे की क्या नाम है विचारधारा को आपस में मैच नहीं करती। आज मुझे वो चीज याद आती है, मुझे बड़ा दुख भी होता है। मुलायम सिंह जी, जब ये गठबंधन हुआ था मायावती और मुलायम सिंह जी, उनका ये जो गठबंधन हुआ था, मायावती जी के बराबर में मुलायम सिंह जी बैठाए, और मुझे ये दृश्य देखकर, वो एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उन्होंने मना किया था मुलायम सिंह जी ने, बेटा ऐसा मत करो, कितनी 2 बार मना किया। उसी से अपने बाप से ही लड़ाई लड़ ली। अरे वो नेता थे, वो जमीन से जुड़े हुए, धरती पुत्र उनको बोलते हैं, तो उनमें कुछ तो विशेषता रही होगी, और मैं उनको बहुत सम्मान भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आंदोलन, जेपी आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया है। वो जानते हैं कि हमने किस किस तरीके से कहां कहां से पहुंचे, वो जानते थे। परंतु
क्या कह सकते हैं, बस छोड़िए इन बातों को। जो अच्छा लीडर है, वो चाहे अपोजिशन का हो या हमारे पक्ष का हो, उसकी जो तारीफ है उसके करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? फिर गलत मैसेज जाता है पूरे भारत देश में। तो इसलिए वो अच्छे नेता वास्तव में थे तो थे। जेपी मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल रहा तो रहा। राम मनोहर लोहिया जी से वो प्रेरित थे तो वास्तव में थे। तो आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं समय ज़्यादा ले लेता हूँ, दरअसल क्या है बोलते बोलते क्योंकि सब विषय इतने आ जाते हैं बीच बीच में, लेकिन आज रात को जरूर आना आप सब ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच।